नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। और आप देखना शुरू कर सकते हैं एक बेहतरीन एनालिसिस वाला शो जहां पे ज़्यादा चिल्लाहट नहीं होगी, इश्यूज़ को समझने की कोशिश की जाएगी। तीसरे दौर का मतदान हो चुका है और इस मतदान के बाद आधे से ज़्यादा सीट्स पर चुनाव हो चुका है। किस्मत बक्से में बंद हो गई है, जिसका फैसला 4 जून को होगा। क्या इश्यूज थे, किस पर मतदान हुआ, इस पे डिस्कशन करेंगे। तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ग्राउंड पे क्या माहौल था। लेकिन उससे पहले कुछ सारी चीज़ें आपको बताऊं कि इस टोटल जो अब तक 3 फेज़ पूरे हुए हैं उसमें 283 सीटों पे मतदान पूरा हो गया है। यानी जो बहुमत का मैजिक फिगर है उससे ज़्यादा 10 सीटों पर चुनाव हो चुका है। 260 सीटों पर अभी मतदान बाकी है और ये अगले 4 फेजेस में पूरा होगा। कुल 7 फेज के चुनाव होने वाले हैं। राजनीतिक अपडेट ये है कि तमाम जगहों पर आरक्षण को लेकर के, मुसलमान को लेकर के, जाति को लेकर के, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, तमाम इन इश्यूज़ पे चर्चाएं चल रही हैं, गर्मा गर्म बहस हो रही है। लेकिन उस बहस के बीच में आवाज़ अड्डा हमेशा कोशिश करता है कि इस विषय को समझा जाए कि लोगों का मूड क्या है, क्योंकि अंत में वोट उन्हीं को करना है। टीवी डिबेट्स में वोट नहीं होती है या वहाँ से तय नहीं होता है। तो उसके लिए हमें बहुत ग्राउंड में जाना पड़ता है, ग्राउंड की रियलिटी समझनी पड़ती है। और इस बार का चुनाव मुझे लगता है 14 और 19 से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड मैं कह रहा हूँ कि एक तो 10 साल की सरकार है, तो नो डाउट सरकार से नाराज़गी होगी, एंटी इनकम्बेंसी होगी, कुछ नए वादे, लोगों की नए ख्वाहिशें होंगी जो पूरी नहीं हुई होंगी, उसके बारे में लोग बातचीत कर रहे होंगे। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो लोगों को लगता है कि इसी सरकार से उनकी पूरी हो सकती है, एक वो भी वेव चल रही होगी। 10 साल में लाभ मिला होगा, किसी को नहीं मिला होगा। तो एक नैरेटिव्स जो बदल रहा है चुनाव का, उसको भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चुनाव अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को तय करेगा। तय इसलिए करेगा कि 3rd टर्म रिपीट अगर ये सरकार होती है तो अपने आप इसके राजनीतिक मायने हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरे टर्म में फुल मेजॉरिटी से बनती तो इसके भी अपने अलग मायने हैं। दिशा और दशा भी बदल रही चीज़ों की। इकॉनमी हो या सोशल स्टेटस हो या पॉलिटिकल सर्कल हो, सब जगहों पे इसका असर पड़ने वाला है। इसलिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण। मैं हर बार ये कहता हूँ कि इस चुनाव के परिणाम के बाद बहुत सारी चीज़ों से जाले साफ हो जाएंगे। क्या परिणाम होगा ये हमें नहीं पता, वो हमें 4 जून को पता चलेगा। लेकिन ये चुनाव बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि जिस तरीके के इश्यूज सामने रखे गए हैं दोनों साइड से, वो डू और डाई वाले हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए तर्कस के सारे तीर इस्तेमाल किए जा रहे हैं दोनों साइड से, यानी इंडिया अलायंस की तरफ से और एनडीए अलायंस की तरफ से। तो इसी को समझने की आज हम कोशिश करेंगे कि तीसरे दौर के मतदान के बाद स्थिति क्या बनती हुई दिख रही है, ग्राउंड पे लोगों को क्या सोचना है, ये सब चर्चा होगी। हमारे साथ जो बातचीत करने के लिए मेहमान जुड़ रहे हैं उसमें आज हमने स्टेट वाइड लोगों को रखा है, जहां से ग्राउंड की रियलिटी समझेंगे, जिसमें शिरीष मिश्रा हमारे साथ हैं जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। सी वोटर के विजिटिंग फेलो कार्तिकेय हमारे साथ जुड़ेंगे जो डेटा क्रंचिंग करके बताएंगे। और CNN न्यूज़ 18 की ब्यूरो चीफ विनया देशपांडे जो आज बारामती में थी और महाराष्ट्र को तो बहुत ही इन्होंने मतलब इसको ना मथ डाला एकदम। अभी उसमें से हमें निकालना है कि क्या निकला। और उसके बाद एक सज्जन कुमार सिंह हैं जिनको आप हमेशा जानते हैं, हमारे शो में आते हैं। ये भी बहुत देशव्यापी भ्रमण करते रहते हैं और बहुत घूमते फिरते हैं और बड़े बड़े इश्यूज़ को समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा हम लोग शुरू करें। इस चर्चा को मैं इस तरह से डिवाइस करना चाहता हूँ कि पहले बेसिक ग्राउंड रिपोर्ट समझ लेते हैं, उसके बाद फिर बिगर इश्यूज़ को और बिग पिक्चर को समझेंगे। तो ये मैं थोड़ा एक एक करके आप लोगों से समझना चाहता हूँ। विनय जी, आपके पास आता हूँ सबसे पहले तो मुझे थोड़ा ताज़ा हाल बताइए कि आज आप दिन भर बारामती में थी, क्या माहौल था वहाँ पे? जी, माहौल काफी गरमाया हुआ और काफी मिक्स्ड है। मैं आपको बता दूं कि बारामती में जहां पे पहली बार ये पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, वहां पे एक तरफ
पहली बार ये भी देखने को मिल रहा है कि पवार खानदान में ही अब युद्ध हो रहा है। तो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुळे, जो कि 2 बार एमपी रह चुकी हैं, वो अपनी 3rd टर्म के लिए लड़ रही हैं, लेकिन इस बार वो अपनी ही भाभी के साथ लड़ रही हैं, जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की बीवी हैं, सुनेत्रा पवार। कभी भी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रही हैं सुनेत्रा पवार, ये पहली बार है कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आ रही हैं, लेकिन उनके पीछे सिर्फ अजित पवार नहीं, भाजपा की भी पूरी शक्ति है। तो ग्राउंड पे काफी मिक्स सेंटिमेंट्स हैं। हम अगर देखें, लोग एक तरफ सोच रहे हैं कि क्या लोकसभा के लिए शरद पवार को चुने और विधानसभा के लिए अजित पवार को चुने। सेंटिमेंटालिटी या इमोशंस, ये कितना बड़ा मुद्दा रहेगा, इस पे ये वोट्स किस तरफ जाते हैं, ये हमको देखने को मिलेगा। क्योंकि एक तरफ अजित पवार बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहे हैं काफी दिनों से कि ये मुद्दा भावनिक ना हो, ये मुद्दा प्रोग्रेस पे, विकास पे बात की जाए, लेकिन जिस प्रकार से राष्ट्रवादी में फूट पड़ी, जिस प्रकार से अजित पवार शरद पवार से अलग हो गए, और उसके बाद हमने देखा कि सुनेत्रा पवार को ही अब सुप्रिया सुळे के खिलाफ खड़ा कर दिया गया, तो पूरी तरह से पोलराइज हो गई है फैमिली। एक तरफ शरद पवार और फैमिली, और दूसरी तरफ अजित पवार, उनकी बीवी और उनके बेटे, ऐसा कुछ चित्र दिखाई दे रहा है। तो इसके बारे में काफी सेंटिमेंट जुड़ी हैं बारामतीकरों की। तो इसलिए अगर सेंटिमेंट्स पे मुद्दा जाता है तो हम देखते हैं कि क्लियरली कहीं ना कहीं सिंपैथी की वजह से, जिस तरीके से शरद पवार से लोग एसोसिएट करते हैं, उस वजह से शायद लोगों का रुझान सुप्रिया सुळे की तरफ ज्यादा हो। लेकिन अगर हम प्लेन मैथ्स की तरह से देखें तो हम देखते हैं कि बारामती लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसमें कि 6 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इन 6 में से 4 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज भाजपा के साथ हैं और 2 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज से सपोर्ट हम देखते हैं कि सुप्रिया सुळे को मिलेगा। लेकिन ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज जिन्होंने कभी भी अजित पवार के लिए वोट नहीं किया, जिन्होंने हमेशा अजित पवार के खिलाफ वोट किया, क्या इस बार मोदी का जादू इस तरह से चलेगा कि ये 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज इस बार अजित पवार के लिए वोट करेंगी? ये भी एक अच्छा खासा सवाल है जिसका जवाब हमको 4 जून को ही मिलेगा। लेकिन काफी पोलराइज सेंटिमेंट्स बारामती में हमको देखने को मिली, जहां पे लोग कह रहे हैं कि एक तरफ या तो हम विकास को मत दें, या तो हम दूसरी तरफ ताई को मत दें, जो ताई अपने पिता के पीछे खड़ी रही हैं, जो पिता 80 के ऊपर 84, शरद पवार अभी 84 हैं, उन्होंने जिस तरीके से काफी सारी सभाएं कुछ दिनों से ली हैं, तो इस तरीके का इमोशनल सपोर्ट उनके लिए ग्राउंड पे बनता दिख रहा है। अगर इसी बात को मैं एक्सट्रापोलेट करूं पूरे महाराष्ट्र में, क्योंकि वहां भी बहुत सारी सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, तो एक तो यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन, इतनी सारी पार्टियां हो गई, कई बार समझ में नहीं आता कौन किस समय कौन सी पार्टी में है। लेकिन क्या एक बाइनरी इलेक्शन है क्या, कि एक तरफ मोदी जी और शिंदे सेना पूरी चल रही, दूसरी तरफ एनसीपी का एक धड़ा, और वो क्या माहौल क्या है स्टेट वाइड अगर इसको देखें तो? ये स्टेट वाइड हम क्यों नहीं एक्स्ट्रापोलेट कर सकते, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि बारामती ये अपने आप में ये पूरी तरीके से अलग मॉडल है। अगर हम राष्ट्रवादी की ही बात करें तो हम देखते हैं कि राष्ट्रवादी जहां पे 2 गुटों में डिवाइडेड है, वहीं पे कुल मिलाकर राष्ट्रवादी ही सबसे ज्यादा सीटें लड़ रही हैं, इस गुट में भी और उस गुट में भी अगर हम इकट्ठे करें। और सिर्फ 2 ही ऐसी जगह है महाराष्ट्र में जहां पे वो खुद आमने सामने आ रहे हैं, एक शिरूर में और एक बारामती में, वरना ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पे राष्ट्रवादी एक दूसरे के आमने सामने आएगी। तो कल को अगर जैसे कि बारामती में हमने सेंटिमेंट सुना कि परिवार कभी अलग नहीं हो सकता, परिवार वापस इकट्ठे आ सकता है, तो कल को अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है जबकि लोकसभा इलेक्शंस के बाद अजित पवार शरद पवार इकट्ठे आते हैं, तो ये भी संभावना है कि सबसे ज्यादा सीटें राष्ट्रवादी की ही निकले, क्योंकि दोनों मिला के सबसे ज्यादा सीटों पे लड़ेंगे, ऐसा चित्र दिखाई देता है। लेकिन ये पिक्चर हम एक्स्ट्रापोलेट क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र में काफी विचित्र कॉम्बिनेशन है। एक तो महाराष्ट्र स्विंग स्टेट बन सकता है, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा बड़ा राज्य है जहां पे 48 सीट्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस प्रकार के पॉलिटिकल कॉम्बिनेशंस अभी महाराष्ट्र में हैं, वो
हुए नहीं थे और इस तरीके के कॉम्बिनेशंस इससे पहले किसी भी इलेक्शन में टेस्ट नहीं हुए हैं। हालांकि पंचायत इलेक्शंस कुछ हो चुके हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इलेक्शंस कुछ हो चुके हैं, लेकिन वो हम मापदंड नहीं मान सकते हैं इतनी बड़ी इलेक्शंस को लेके। तो इस तरीके से पूरी दो सबसे बड़े रीजनल फोर्सेस महाराष्ट्र में हैं, एक तरफ शिवसेना, एक तरफ राष्ट्रवादी। उन दोनों में ही इस तरीके से फूट पड़ गई है कि अब इस कॉम्बिनेशन में भाजपा ना कभी राष्ट्रवादी के साथ पहले लड़ी थी, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन महाराष्ट्र में पहली बार देखने को मिल रहा है। ना शिवसेना कभी कांग्रेस के साथ लड़ी थी, तो वो भी कॉम्बिनेशन एक तरफ से हमको नया देखने को मिल रहा है। तो ऐसे तरीके के पॉलिटिकल कॉम्बिनेशंस जो कभी टेस्ट नहीं किए गए हैं, उस तरीके के पॉलिटिकल कॉम्बिनेशंस महाराष्ट्र में इस बार पहली बार टेस्ट होने जा रहे हैं। लोगों में गुस्सा है, जिस प्रकार से मैंडेट के खिलाफ लोग गए हैं। सिर्फ 2019 की ही बात नहीं है जब शिवसेना एक चीज बताइए विनय, भाजपा का दामन छोड़ दिया। मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे जाने दूसरे लोगों के पास जाऊं उससे पहले एक छोटी चीज और समझना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे भी इमोशन जैसे असली नकली चल रहा होगा, है ना, कि कौन वाली असली है कौन वाली नकली है। इन्होंने मुझे धोखा दिया, उकरने उन्होंने मुझे धोखा दिया। विकास भी है, फिर हम लोग पूरे राष्ट्र को या देश को या राज्य को इस तरह से लेके चलना चाहते हैं। ये सारी बातें हो रही हैं। एक ऑब्जर्वेशन आपका सही, जो मेरा भी ऑब्जर्वेशन है, एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिलता जिससे मुंबई में मैं बात करूं उसका दिमाग साफ हो। हर आदमी कहता है यार कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होने वाला है। तो क्या ये ग्राउंड पे इतनी भयानक कंफ्यूजन की स्थिति है क्या महाराष्ट्र में? जी, भयंकर कंफ्यूजन तो है ही, लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि किसी भी एक तरफ क्लियर कट रुझान जितना मैं घूमी हूं मुझे लगता है नहीं है। तो ऐसा नहीं है जो भाजपा बोल रही है कि 40 पार 45 पार ऐसा होगा, ऐसा चित्र नहीं लगता है। दूसरी तरफ जो एमवीए और इंडिया ब्लॉक कह रही है कि अब वो ही सत्ता में आएंगे और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें उन्हीं को मिलेंगी, ऐसा भी नहीं लगता है। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ऑब्वियसली इस बार उसका वोट शेयर और सीट शेयर ज्यादा रहेगा, क्योंकि पिछली बार उनको सिर्फ एक सीट थी, तो उससे नीचे तो वो गिर नहीं सकते हैं। तो इससे शायद कांग्रेस को अच्छे ही पिछले बार के कंपैरिजन में अच्छे दिन शायद देखने को मिले। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लियरली एक ही तरफ महाराष्ट्र का रुझान रहना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। नहीं, बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन है। और एक किशोर तिवारी हैं, शिवसेना उद्धव जी वाली पार्टी के नेता, वो तो पता नहीं बड़े बड़े दावे करेंगे मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर बीजेपी की एक भी सीट आई तो। मतलब सोचिए इस तरीके की पॉलिटिकल बातें हो रही हैं। देखेंगे हम लोग क्या था। आज शिरीष भाई क्या चल रहा है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में? एक एक स्टेट का बताइए, पहले छत्तीसगढ़ में क्या माहौल है? नीरज, इस बार छत्तीसगढ़ में मुझे ऐसा लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 सीटें ला सकती है। एक सीट पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो है कांकेर, जहां का चुनाव हो चुका है सेकंड राउंड में। और इस बार जो थर्ड राउंड चल रहा है अभी, इसमें जो आज चुनाव हुआ है उसमें कोरबा एक सीट है जो कांग्रेस के पास है। और पिछले 20 सालों में ऐसा रहा है कि कई बार वो कांग्रेस वो सीट जीत पाई है। चरणदास महंत जी उसमें उस सीट पर सांसद रहे हैं करीब 2 बार, और उनकी जो पत्नी है ज्योत्सना महंत वो भी सांसद हैं। सरोज पांडे एक नेता है भारतीय जनता पार्टी की जो राज्यसभा मेंबर हैं थी अभी, और इसके पहले वो 2009 में लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं दुर्ग से, और वो 2 बार मेयर भी रही हैं। इस बार उन्होंने अपनी सीट बदली है, दुर्ग से वो कोरबा चुनाव लड़ने गई हैं। और खास बात छत्तीसगढ़ के इस बार के चुनाव की ये रही कि दुर्ग एक ऐसी सीट है जहां से ज्यादातर नेता दूसरी सीटों पर चुनाव लड़ने गए हैं। इसमें कांग्रेस के सबसे ज्यादा नेता हैं भूपेश बघेल राजनांदगांव गए, तामदास साहू महासमुंद गए हैं, देवेंद्र यादव बिलासपुर गए हैं। आज जो चुनाव हो रहा है उसमें बिलासपुर सीट में का भी चुनाव है जिसमें देवेंद्र यादव लड़ रहे हैं कांग्रेस से, और सरोज पांडे कोरबा से लड़ रही है। कोरबा सीट वर्तमान में कांग्रेस के पास है। और इस बार ऐसा देखने में समझ में आ रहा है कि एक सीट ही ऐसी है जो जहां पे कांग्रेस की कुछ संभावना है, वो कांकेर सीट है। बाकी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी बहुत अच्छी है। हालांकि अटल जी ने जिस बात को लेकर छत्तीसगढ़ बनाया था, उनका कहना था कि 11 सीटें हमको दीजिए, हम छत्तीसगढ़ बना देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी 11 सीट नहीं ला पाई। कांग्रेस की जरूर 11 सीटें आती रही हैं कभी कभी, लेकिन इस बार ऐसी संभावना लग रही है कि शायद भारतीय जनता पार्टी 11 सीटें ला सकती है। क्या ये छत्तीसगढ़ में टैक्टिकल है इसलिए आपको लग रहा है 11, या ग्राउंड पे इश्यूज की वजह से 11 लग रहा है आपको, या अभी ताजा ताजा जीत के आए तो इस वजह से लग रहा है? क्या रीजन क्या है?
जीतने से मेरा बहुत ज्यादा तात्पर्य नहीं है, क्योंकि पिछले बार भी भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से हारी थी। यदि हम 11 सीटों को स्प्रेड करें लोकसभा में 90 में, तो वो 67 सीट पे कांग्रेस की जीत थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में सिर्फ अपनी एक सीट गंवाई, और पहले उसके पास 10-1 थी, तो पिछले चुनाव में 9-2 हुई। पर इस बार ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि संगठित रूप से चुनाव लड़ा है, कांग्रेस ने सिर्फ उन लोगों को टिकट दी है जो मंत्री रहे हैं या जिनके पास लड़ने के लिए पैसा रहा है। जैसे जांजगीर सीट पे शिव डेरिया को लड़ाया, जो मंत्री थे, चुनाव हार गए। कवासी लखमा को लड़ाया बस्तर से, जो मंत्री थे और अभी विधायक हैं कोंटा से। भूपेश बघेल को लड़ाया, जो विधायक है पाटन से और राजनांदगांव से लड़ाया। ताम्रध्वज साहू जो चुनाव हार गए थे दुर्ग ग्रामीण से, उनको महासमुंद लड़ाया। देवेंद्र यादव जो भिलाई से विधायक हैं, उनको बिलासपुर से लड़ाया। तो कांग्रेस की प्रायोरिटी ये थी कि जिनके पास पैसा है, जो मुझे समझ में आता है, जो सक्षम है, उनको ही टिकट मिली है। चाहे शशि सिंह की बात करें, वो जिला पंचायत सदस्य हैं, उनके पिताजी भी पहले मंत्री रहे हैं। तो ऐसा पूरे छत्तीसगढ़ का जो सिनारियो देखने में आ रहा है कि कांग्रेस ने सिर्फ उन कैंडिडेट्स को टिकट दी है जो लड़ने में सक्षम है। रायपुर की बात दीगर है कि विकास उपाध्याय को टिकट दी, वो भी चुनाव हारे हैं अभी विधानसभा का, क्योंकि वो ही एकमात्र ऐसे चेहरे थे जो चुनाव लड़ सकते थे, इसलिए उनको चुनाव में यहाँ पर उतारा गया है। छत्तीसगढ़ का जो समझ में मुद्दा क्या है? छत्तीसगढ़ में इशू क्या सबसे बड़ा है? मोदी का चेहरा, विकास, या जाति आरक्षण, संविधान बचाओ? क्या लोगों के दिमाग में पहला बड़ा इशू क्या निकल के आता है? देखिए नीरज, ये छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर जिन मुद्दों की नेशनल में चर्चा है बहुत ज्यादा, वो तो यहाँ बहुत ज्यादा कारगर नहीं है। लेकिन जैसे जिस मुद्दे पे कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा को चुनाव जीता था, नारी बंधन योजना, उसके मुकाबले जो कांग्रेस की 1 लाख रुपए देने वाली योजना है प्रत्येक महिला को, उसका जरूर कुछ इलाके में थोड़ा बहुत प्रभाव देखा जा रहा है। बाकी मोर और लेस कांग्रेस ने चुनाव सिर्फ लड़ने के लिए छत्तीसगढ़ में लड़ा है। कांग्रेस उस मजबूती से चुनाव नहीं लड़ी, क्योंकि उसने ज्यादातर जगहों पर आयातित नेताओं को ही चुनाव पे उतारा है। ओके, और मध्य प्रदेश में क्या इश्यूज हैं और क्या स्थिति है? देखिए मध्य प्रदेश में थोड़ा सा, चूंकि शिवराज जी की एक मास अपील थी और अभी वहां पर नेतृत्व नया है, और कुछ सीटों पर जो बड़े पुराने सांसद थे उनकी टिकट काट के उनको मंत्री बना दिया गया, तो वहां पे जरूर स्थिति, जैसे मंडला एक सीट की बात करूं जो पिछले चुनाव में जहां चुनाव हो गया है, वहां पर 7 सीटें कांग्रेस के पास थी, 1 सीट ही भारतीय जनता पार्टी के पास थी। तो वहां पर कांग्रेस की थोड़ी संभावना है। और छिंदवाड़ा का एक मिक्स रिएक्शन है। कुछ लोगों का मानना है कि कमलनाथ जी के जो बेटे नकुलनाथ, वो इस बार चुनाव नहीं निकाल पाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो चुनाव निकाल लेगी, क्योंकि कमलनाथ के 2-3 वहां बहुत खास लोग थे, जिसमें दीपक सक्सेना जो पहले मंत्री हुआ करते थे, जिनकी सीट से कमलनाथ जी विधायक हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में लाने में सफल रही है। और इसके अलावा वहां पर उनके सैयद जाफर, एक उनके बड़े युवा नेता थे जो उनके साथ थे। ऐसे कई लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में लाने में सफल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वहां बहुत अच्छी तो नहीं कही जा सकती। मुरैना सीट में एक कांटे की टक्कर बताई जा रही है। वहां पर भारतीय बहुजन समाज पार्टी के कारण कांग्रेस की स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। लेकिन यदि बात करें मध्य प्रदेश की, तो वहां पर ऐसी स्थिति नहीं है। कांग्रेस वहां और मजबूती से चुनाव लड़ सकती थी। राजगढ़ में दिग्विजय सिंह को उतार के भारतीय जनता कांग्रेस ने मुकाबले को थोड़ा सा टफ किया है। लेकिन गुना की बात करें तो गुना में पिछली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चुनाव हार गए थे, इस बार वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उनकी संभावना बनी हुई है। लेकिन कांग्रेस ने वहां पर 4-5 सीटों में बहुत अच्छी टक्कर दी हुई है। बाकी सीटों में जो भारतीय जनता पार्टी है, वो वन साइडेड भारतीय जनता पार्टी की जीतने की संभावना है, जिसमें एक जबलपुर सीट भी है। कई सीटों पर नहीं, शिरीष, पिछला प्रदर्शन रिपीट होगा, कम ज्यादा होगा, क्या लग रहा है? नीरज, जो मेरी लोगों से बात हुई, क्योंकि मेरा होम स्टेट मध्य प्रदेश ही है, तो वहां जाना होता, तो लोगों का ऐसा कहना कि शायद कांग्रेस की 1 आध सीट बढ़ सकती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत रूप से कि 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास जाने की पूरी संभावना है। थोड़ा बहुत मुरैना में एक संभावना दिखती है मुझे, मतलब 1 आध शायद हो सकता है, अदरवाइज 29 की 29 दिख सकती है। और इश्यूज क्या है यार? ये तो इंदौर वाली जैसी घटना हुई, ये क्या खेल हुआ इंदौर में? वो कांग्रेस के प्रत्याशी इधर चला गया। जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन मेरी आपसे बात भी हुई थी, और उसके बारे में जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा जल्दबाजी की, एक अच्छा मैसेज नहीं गया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वो जीतने वाली सीट रही है मध्य प्रदेश में। जो उनके वहां के विधायक सांसद रहे हैं, वो बहुत सर्वाधिक मतों से जीते शंकर लालवानी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है इस पूरे घटनाक्रम में,
शंकर लालवानी की कोई भूमिका नहीं थी। ये जो कैलाश विजयवर्गीय हैं उन्होंने इस पूरी घटना को और उनके साथियों ने इस घटना को पूरा अंजाम तक पहुंचाया है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ज्यादा ही एग्रेसिव अप्रोच अपना लिया, एग्रेसिव मोड में काम किया, जो उसकी जरूरत नहीं मध्य प्रदेश कम से कम उसकी फितरत से मेल नहीं खाता। मध्य प्रदेश में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हाल फिलहाल में हो रही हैं जो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो फितरत रही है मध्य प्रदेश में या उसका की तासीर रही है उससे भारतीय जनता पार्टी मेल नहीं खाती। ओके, तो ये हो गया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का मोटा मोटा विश्लेषण। सज्जन जी, पहले तो आपका विशेष स्वागत है, आप मुंबई स्टूडियो में आए हमारे। धन्यवाद। और आज मुंबई में ही है, तो मतलब महाराष्ट्र घूम ही रहे होंगे आप जी, और देश भर में घूम रहे हैं जी। क्या लग रहा है माहौल? अब तीसरा चरण हो गया है, 284 सीटें कंप्लीट। देखिए, इसमें पहले और दूसरे चरण में ये बात थी कि तमिलनाडु और केरला 2 राज्य थे पहले और दूसरे में, सारे सीटें 39 और 21। उसमें बीजेपी अच्छा कर सकती है, लेकिन वो बहुत सिग्निफिकेंट प्लेयर नहीं थे, तो इसलिए निश्चित तौर पे लोग कह रहे थे क्लोज है, ये है, कांटे की टक्कर है। अब जैसे ही तीसरा चरण आया है, एक अपवाद है महाराष्ट्र, इसको आप अपवाद माने, एक्सेप्शन टू द रूल। बाकी जितनी भी जगह हैं, कमोबेश आप देखेंगे 2019 का रेप्लिका है। ओके, उत्तर कर्नाटका की 14 सीटें हैं, बीजेपी स्वीप कर रही है, ठीक है। महाराष्ट्र में एक बारामती सीट चर्चा हो गई है, मुझे लगता है वो एक्सेप्शन हो सकता है कि अजीत पवार शायद निकाल ले जाएं, क्योंकि बारामती छोड़ के जो बाकी 5 विधानसभा है वहां पे शरद पवार के लिए एल्डर जनरेशन में सिंपैथी और अजीत पवार की डोर टू डोर कनेक्ट, तो बड़ी दुविधा है, तो उसमें लोग बटे हुए हैं। बट अदरवाइज यहाँ के स्थानीय कारण यहाँ नहीं जाते हैं। बाकी आप देख लें मध्य प्रदेश में, उसमें एक आध सीट इधर उधर हो जाए, बाकी वही है। छत्तीसगढ़ में तो भूपेश बघेल के बाद कांग्रेस बिल्कुल वो हो गई है ना, बिन दूल्हे की बारात जो होती है, वो उनकी स्थिति है। उत्तर प्रदेश में इस बार डिबेट यह है कि मैनपुरी से डिंपल यादव जीत पाएंगी, जसवंत नगर के अलावा कोई और टर्फ है या नहीं है, इस तरह की स्थिति आ रही। उत्तर प्रदेश इस बार भी रिपीट करेगा, थोड़ा बढ़िया ही रहेगा, तमाम आप आकलन ये लगा लीजिए। तो कुल मिला के ये है कि देखिए 2019 में बीजेपी को डिस्टिंक्शन मिला था, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स, या लगभग एक आध सीट छोड़ दीजिए। तो अभी पैरामीटर क्या है कि कहीं पे आपको लग रहा है कि शायद एक सीट कम हो जाएगा, तो उसे भी आप बीजेपी की, वो कह रहे हैं कि बीजेपी की थोड़ी इसमें कमी आ रही है। डिस्टिंक्शन से 1 मार्क्स कम हो जाना, ऑपोजिशन को 1 मार्क्स मतलब फेल होने से आप 3rd डिवीजन पे आ दावा करोगे कि मैं 100 लाऊंगा और आप 98 लाओ, तो मैं पूछूंगा नहीं क्या? नहीं, आप बिल्कुल पूछिए। और ये देखिए 2 चीजें हैं। चीजें एक है कि पहली बार तो यह है कि एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी साइकोलॉजिकल वॉर की होती है, वॉर ऑफ परसेप्शन में, उसमें बीजेपी ने वो दावा किया और अपने दावे में फंसे भी। जो चीज 370 और 400 की बात थी, वो तब तक आप नहीं कर सकते जब तक आप तमिलनाडु और केरला स्वीप ना करें, आंध्रा स्वीप ना करें। जो कांग्रेस 84 में उस स्थिति में थी, आप नहीं है उस स्थिति में। साउथ में आपने प्रयास किया, तो वो निश्चित तौर पे एक नैरेटिव को आपने सेट किया, परसेप्शन एडवांटेज लिया। लेकिन सवाल है कि इस बार तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं कि बस आप वोटिंग परसेंटेज लो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अब तो तीसरे चरण से देखिए ना, बीजेपी अगर शुरू हो गया, गुजरात आ गया है, कहां पे कांग्रेस का नैरेटिव आपको दिख रहा है? मध्य प्रदेश आ गया है, छत्तीसगढ़ आ गया है, कर्नाटका में इलेक्शन हो गया। कोई आज बता देगी कि 50-50 हो जाएगा? उत्तर कन्नड़ हम लोग वहां से हर सीट पे जमीनी स्तर वहां पे देख के आ रहे हैं, तो तमाम वो आपका दुर्ग बचा हुआ है। दूसरी बात आप देख लीजिए, सीटों के मामले में थोड़ा इधर हो उधर हो, लगभग वही रेप्लिका है, लेकिन बीजेपी का ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन इस पर जबरदस्त हो रहा है। केरला में एक थ्रिशूर की सीट लगभग तय मानी जा रही है, थ्रिशूर वाली लगभग तय मानी जा रही है। उसके अलावा आप देख लीजिए तिरुवनंतपुरम हो और एक आध और सीट हो, उस पे लोग दावा कर। तमिलनाडु में देखिए वो लक वाली बात है, वो 1 हो 2 हो या रामेश्वरम और कोयम्बटूर जी, कि वो आए ना आए, वो थोड़ी सी वो उस पर दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन वोटिंग परसेंटेज जरूर बढ़ेगा। लेकिन आप देखिए बीजेपी 2019 और 24 में फर्क यह है कि सीटें थोड़ा इधर उधर हो जाए, लेकिन 19 के आसपास रहेंगी। लेकिन बीजेपी का जो ज्योग्राफी देखिए, 2014 से 19 पूर्वी भारत और उत्तर पूर्व भारत बीजेपी ने हासिल किया। 2024 में दक्षिण भारत में भी अपनी फुटप्रिंट, तेलंगाना में आप थोड़ा बहुत हासिल और ज्यादा करेंगे, 4 से 6 हो 7 हो जो हो। केरला में आप कम से कम 1 से 2 सीट जीतेंगे। तमिलनाडु लक सही रहा तो 1 जीत सकते हैं, लेकिन बढ़िया प्रदर्शन रहेगा। तमिलनाडु में कम कॉन्फिडेंट है, केरल में ज्यादा, ऐसा क्यों? क्योंकि तमिलनाडु में जो बीजेपी की तैयारी थी वो थी हॉराइजॉन्टल, उन्होंने एक्सपेंशन किया कि उन्होंने
और केरला में उन्होंने क्या किया कि 5 सीटों में फोकस्ड वर्टिकल उन्होंने तैयारी की। केरला में आरएसएस का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, देश में सबसे मजबूत अगर आरएसएस कहीं है तो वो केरला में है। वो त्रासदी है कि आरएसएस सबसे मजबूत जहां वहां बीजेपी नहीं आती, लेकिन ग्राउंड फीडबैक उनके पास बढ़िया था कि सेंट्रल से लेकर नॉर्थ कर्नाटका में हमें बहुत ज्यादा उस पर मेहनत नहीं करना है क्योंकि वहां की डेमोग्राफी हमारे अनुकूल नहीं है। तो उन्होंने साउथ से सेंट्रल कर्नाटका की 5 सीटों पे मेहनत किया और वो एक सीट पे फुल्ली कॉन्फिडेंट है, मिनिमम 2, 4 का दावा कर रहे हैं लेकिन 2 का है। तमिलनाडु में क्या हुआ कि आपका हॉराइजॉन्टल स्प्रेड तो हुआ, चूंकि मोदी फैक्टर हुआ, नैरेटिव चेंज हुआ, अन्नामलाई आए, लेकिन वहां की जो कास्ट, जो एथनिक, मान के चलिए तमिलनाडु का जो कास्ट पॉलिटिक्स है वो एथनिक मोड में चलता है। हर कास्ट के कंपीटिंग एलिट्स हैं। अगर मान लीजिए पीएमके में वानियार है तो वानियार का एक एलिट डीएमके के साथ, एक एआईडीएम के साथ, एक पीएम के साथ, एक अलग होगा। हर पार्टी में वो एलिट्स अपना हिस्सा चाहते हैं और वहां जो वानियार कास्ट होगा या मान लीजिए गौंडियार हो गए या थेवर हो गए, इस तरीके से तमाम, वो क्या करेंगे, एक बार वो डीएमके के अपने एलिट से एंटी इनकम्बेंसी मोड से ग्रसित होगा, एआईडीएमके में जाएगा। तो बीजेपी ने वो वर्टिकल जो कास्ट कम्युनिटी इक्वेशन है वो तमिलनाडु में नहीं साधा, उन्होंने सीधा एक हॉराइजॉन्टल स्प्रेड किया। अन्नामलाई उन्हें लीडर मिले और हमें लगता है पार्टी को पहले से स्पष्टता थी कि तमिलनाडु में इमीडिएट गेन नहीं, क्योंकि इमीडिएट गेन के लिए आपको एआईडीएम के साथ अलायंस करना था, फिर आपको वो एलिट मिलते वर्टिकल स्ट्रेंथनिंग के लिए। मतलब ये कि तमिलनाडु में मेहनत जो करी वो बहुत स्प्रेड कर दी उन्होंने, अन्नामलाई ने बहुत काम किया, लेकिन वो सीटों में कन्वर्ट होगी ये थोड़ा डाउटफुल है। और वो क्लियर थे, जिस दिन उन्होंने कहा कि एआईडीएम के साथ अलायंस हुआ तो मैं छोड़ दूंगा, वो क्लियर था कि वो लॉन्ग टर्म तमिलनाडु में देख रहे हैं। वो एक लीडरशिप है, एक फेस है, एज का एडवांटेज है, नैरेटिव वो द्रविडियन, एआईडीएम के और डीएम के तो एक ही टर्फ की नैरेटिव पे, द्रविडियन नैरेटिव पे जा रहे हैं, ये एंटी द्रविडियन नैरेटिव पे जा रहे हैं। तो देखिए तमिलनाडु को लेके प्राइम मिनिस्टर ने जितना इन्वेस्ट किया है, राम टेम्पल से पहले तमाम मंदिरों में जाना और उसके बाद बनारस में तमिल समागम करना, दिल्ली में करना, फिर बार बार करना, तो ये क्लियरली दिखाता है कि इस पॉपुलैरिटी के साथ वो अपनी एक बहुत मजबूत वहां पे शिलान्यास कर रहे हैं। लेकिन वहां पे क्लियर था। केरला में क्या हुआ है कि उन्होंने बहुत ही कस्टमाइज्ड, बिल्कुल फोकस्ड किया है, इसलिए वहां पे सीट कन्वर्जन आपको मिलेगा बढ़िया। तो साउथ में इस बार बीजेपी गेन में रहेगी। कर्नाटका में 25 सीटें थी, 28 में जेडीएस के साथ 23-24 हो जाए, 1-2 सीट। उत्तर कर्नाटका ये स्वीप कर रहे हैं। रही बात तेलंगाना में कम से कम 2 सीट आपकी बढ़ेगी। कर्नाटक में रेवन्ना का इशू क्या है? रेवन्ना का इशू जो एक तो देखिए वो बीजेपी के नहीं है, जेडीएस के। दूसरा, जिस ओल्ड मैसूर और बेंगलोर वाले क्षेत्र में असर पड़ सकता था, वहां चुनाव हो चुका था जब तक ये इशू आया। और जो नॉर्थ कर्नाटका का बात है, वहां पे नेहा का जो मर्डर हुआ वो इशू काफी डोमिनेंट है। उसके अलावा देखिए ऑलरेडी वो सटा हुआ पार्ट है कोस्टल कर्नाटका से, मैंगलोर है, उडुपी है, भटकल है, और वहां पे जिस तरीके से डेमोग्राफिक फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, जिस तरीके से वहां पे नॉर्थ कर्नाटका उससे ग्रसित है। दूसरा, महाराष्ट्र से सटा हुआ एरिया, आप जैसे ही बेलगावी कोल्हापुर से क्रॉस करते हैं बगलकोट, वो क्लियरली आता है वहां पे हिंदुत्व का मुद्दा, मोदी का फैक्टर। महाराष्ट्र में वो इस बार थोड़ा सा पीछे जा रहा है, स्थानीय कारणों काफी थोड़ा ज्यादा तोड़फोड़ हो गया। अच्छा, एक चीज केरल में आप ये बताओ कि केरल में बिजनेस अप्रोच लगाया बीजेपी ने और तमिलनाडु में पॉलिटिकल अप्रोच, बिल्कुल है ना, कि बिजनेस वाला कहता है कि मुझे इस 3 जिले में कंगा बेचना है, तो वही सारा ताकत लगा दी। बट वहाँ का जो रिलीजियस कॉम्बिनेशन है, जो आइडियोलॉजिकल कॉम्बिनेशन है, वो तो बहुत ही अलग, मतलब बाइनरी एकदम, इधर या इधर, बीच में कुछ है नहीं। तभी तो कस्टमाइज्ड हुआ ना। देखिए 52 और 48 का कॉम्बिनेशन है। क्रिश्चियन और मुस्लिम जो डेमोग्राफी है 48% है, हिंदू डेमोग्राफी 52% है। तो आपको पता है आपने थोड़ा क्रिश्चियन आउटरीच किया, ठीक है, उसमें एक छोटा सा फैक्शन आपको हो सकता है कहीं कहीं दे दे, सेंटीमेंट है, लेकिन वोट दे ना दे, लेकिन उससे आपका कन्वर्जन नहीं होगा। तो केरला में आपकी स्थिति क्या थी? आपको पता था कि किस डेमोग्राफिक प्रोफाइल में आपको जाना है, फीडबैक कहां पे जाना है, और वहां पे ऑलरेडी नैरेटिव या जो कल्चरल आपका प्रेजेंस है वो है, आपका पॉलिटिकल और इलेक्टोरल प्रेजेंस नहीं है। तो आपको पता था। तमिलनाडु में क्या है कि वो हब रहा है द्रविडियन मूवमेंट का, इसलिए वहां पे एक सिविलाइजेशनल इन्होंने वो बंगाल और तमिलनाडु में देख लीजिए बीजेपी ने लॉन्ग टर्म किया, नैरेटिव वॉर की लड़ाई में इन 2 राज्यों में गया। अच्छा, मैं एक बार जरा कार्तिक के पास चलता हूँ, फिर इसको और लोग अलग अलग राज्यों खोले। क्या इसको ऐसे सिंपली समझा था कि केरल में मान लीजिए 1-2 सीट निकल आई, इसको फिर आगे एक्सपेंड करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू तमिलनाडु, क्योंकि वहां का जो ग्राउंड सीडिंग कर रहे हैं वो ज्यादा प्रॉस्पर हो सकता है। निश्चित तौर पे, चूंकि वहां आपकी डेमोग्राफिक लिमिटेशन नहीं है, यहाँ पे थोड़ा तमिलनाडु में नहीं है। ये थोड़ा तमिलनाडु में आपका एक ओबीसी चेहरा है जो यंग है, काफी पॉपुलर है, कैरिज्मेटिक है, और वो काफी आर्टिकुलेट है।
तो इस कारण से तमिलनाडु में आपके पास जब वो फैलेगा तो स्कोप कोई लिमिटेशन नहीं है। तमिलनाडु वो है, दिल्ली वाला मामला है, फैलता जाएगा चारों तरफ से। तो फिर पूरा केरल मुंबई है, 3 तरफ समुद्र से दबा रहा है, तो जिधर फैल सकते हैं वो जा सकते हैं। कार्तिकेय बत्रा जी, 3 चरण हो चुके हैं, बहुत कुछ आपने असेस कर लिया होगा, और आप हमसे, हमारी मुलाकात लगभग करीब 1-1.5 महीने पहले हुई थी, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जब मतदान शुरू नहीं हुआ था उससे पहले और अब 3 चरण कंप्लीट होने के बाद क्या माहौल बन रहा है? थैंक यू नीरज जी। देखिए, माहौल तो जो जमीन से पता चल रहा है वो गेस्ट पहले बता ही चुके हैं, बट 2-3 चीजें बहुत क्लियर हैं कि एटलीस्ट कोई बहुत विजिबल वेव नहीं है एज ऑफ नाउ। बदल सकता है चुनाव आगे जाके। दूसरा, विपक्ष ने इसको पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट अभी तक तो नहीं बनाया है, मुद्दों पर फोकस कर रहा है, तो इस वजह से शायद थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। कुछ एरियाज में लोकलाइज भी हो गया, जैसे आपके एक्सपर्ट कह रहे थे महाराष्ट्र जैसे है, या कई ऐसे एरियाज हैं जहां पे सीट, जैसे राजस्थान में भी कई जगहों पे इलेक्शन लोकलाइज हो गया, तो उससे जो रेलेवेंस है लोकल इश्यूज का और फेसेस का, कैंडिडेट्स के फेसेस का, वो बढ़ गया है। बीजेपी ने जो कि टिकट नहीं काटे हैं बहुत सारे एमपीज के, तो एंटी इनकम्बेंसी एमपीज की जो है वो मोदी जी के कंधे पर ही है, वो कितना उसको कॉम्पनसेट कर पाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें इंडिया अलायंस, जो कि एकदम ध्वस्त लग रहा था राम मंदिर इनॉग्रेशन के बाद, ऐसा लगता है कि कई इलाकों में अब कॉन्टेस्ट में कम से कम आ गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जीत रहे हैं या वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट कई इलाकों में कॉन्टेस्ट में है। तो अगर हम बात करें, मैंने तो शुरू से आपको ये कहा था, आप शायद आपको याद भी होगा कि मेरी नजर 4 राज्यों पर होगी इस बार, बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक। जैसे सज्जन भाई कह रहे थे कि ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी राज्यों में मुझे स्थिति ज्यादा बदलती हुई नहीं दिखती। राजस्थान हरियाणा में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, गुजरात मुझे लगता है कमोवेश सेम रहेगा, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश लगता है कमोवेश सेम रहेगा। बट ये जो 4 राज्य थे इन पर मेरी नजर थी, उसमें भी बिहार नीतीश कुमार जी के जाने के बाद शायद कम इंटरेस्टिंग हो गया था, बट कुछ सीटों में वहां भी लड़ाई है। जो ये फेज 3 की सीटें गई हैं पोल्स में, इसमें मुझे लगता है उत्तर कर्नाटक का जो इलाका है, उसमें खासकर हैदराबाद कर्नाटक का इलाका, वहां मुझे इंडिया अलायंस के लिए स्कोप दिखता है। जो बंगाल का इलाका गया है वहां पे, क्योंकि तृणमूल और कांग्रेस अलग लड़ रहे हैं, तो वोट बंटवारे की वजह से बीजेपी का एक पोटेंशियल लगता है, शायद वो 1 सीट लाई थी वो बढ़ा सकती है। यूपी में इस बार जो सीटें जा रही हैं पारिवारिक सीटें, वहां पे पिछली बार शिवपाल यादव जी नहीं थे संगठन में, इस बार वो वापस आ गए हैं और उनके अपने पुत्र की भी साख है 1 सीट पर। तो ऐसा पॉसिबल है कि मैनपुरी अगर सपा निकालती है, जो मुझे लगता है निकालेगी, उसके अलावा बदायूं जैसी सीट एक शायद निकल सकती है। कुछ लोग फिरोजाबाद की भी चर्चा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ जो खत्म हुआ अभी जो फेज, जैसा कि आपके एक्सपर्ट ने कहा, वहां पे कांग्रेस की मतलब पोटेंशियल कम लगता है। मध्य प्रदेश में भिंड मुरैना की सीटें प्रॉमिसिंग लगती हैं, एक राजगढ़ लगती है, बट मोटा मोटी ऐसा माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी काफी स्ट्रांग फुटिंग पे है। एक बात जिस पे ज्यादा चर्चा नहीं होती नीरज जी, वो ये है, क्योंकि इलेक्शन वेवलेस हो गया है, क्योंकि इलेक्शन काफी जगहों पे लोकलाइज हो गया है, क्योंकि मोदी जी का चेहरा शायद जो 19 में जो एक चीज थी, हमें वो कम से कम ओवरटली नहीं दिखता। इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी बैकफुट पे है। इसके 2 कारण है कि एक, कि हर बार आपको शॉक एंड ऑ जरूरी नहीं है लाना। तो अगर बीजेपी को ये कॉन्फिडेंस है कि वो मोदी जी की बात घर कर गई है, तो उन्हें इवेंट्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। एक बात ये। दूसरी बात जो बहुत अहम है मुझे लगता है, कि अगर ये लोकलाइज भी हो गया इलेक्शन, तो सांगठनिक तौर पर बीजेपी बहुत स्ट्रांग है कई राज्यों में। तो क्या उन एरियाज में संगठन के तौर पर विपक्ष की पार्टियां बीजेपी के संगठन को ओवरवेलम कर पाएंगी या नहीं, ये बहुत अहम है। खास करके जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी और वोटर्स को बूथ पे लाना और मुश्किल होता जाएगा, तो ये जो सांगठनिक शक्ति है ये बहुत अहम है। महाराष्ट्र की बात अभी एक्सपर्ट ने करी कि वहां पे, जैसा कि आपने भी कहा, इस समय बहुत कंफ्यूजन है। हमारे जो लास्ट ट्रैकर हुआ था उसमें 48 में महाराष्ट्र में 28 सीटों पे कोई क्लियर विनर नहीं था हमारे हिसाब से। तो आप समझ सकते हैं कि किस डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं। तो ये मोटा मोटा आकलन है। मुझे लगता है कि अभी भी कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार जैसे राज्य मैं कम से कम कीनली वॉच कर रहा हूँ। ओके, ये तो हो गया हम लोगों का बहुत ही ग्राउंड लेवल का विश्लेषण। अब इसको थोड़ा एक पर्सपेक्टिव में डालते हैं। अभी हम लोग न्यूज़ रूम में थे जब हम इस शो के कॉन्सेप्ट पे चर्चा कर रहे थे कि आज क्या क्या डिस्कशन किया जाए, तो एक टर्म कॉइन हुआ मुस्लिम आरक्षण। सुनने में लगता है कि एक शब्द है, एक्चुअली ये 3 है।
मुस्लिम अलग है, आरक्षण अलग है, और मुस्लिम आरक्षण एक तीसरा है। क्या ये बिग पिक्चर जो आप लोग अभी ग्राउंड की हमें बताए, उसमें मैरी हो रही कि नहीं हो रही? मतलब ये जो बिग इश्यूज, मंगलसूत्र से लेकर के मुस्लिम आरक्षण तक, ये बड़े बड़े विषय, संपत्ति का वितरण, संविधान बदल दूंगा नहीं बदलूंगा, ये सब नीचे ग्राउंड पे मैरी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं लोगों की बातचीत में, कि लोग एकदम अपने टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक जैसे सीरीज विश्लेषण कर रहे हैं कि एक एक सीट कैसे कैसे स्ट्रेटेजिकली फंस रही है, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताओ आप। नहीं देखिए नीरज जी, आज के समय में एक बात है, जो भी हम न्यूज रूम में या अखबारों में पढ़ते हैं वो इंस्टेंटली वो नैरेटिव में चला जाता है। पिछले 15 साल में बता रहे हैं, 2015 तक 16 तक ये था कि जब आप फील्ड में जाते थे तो बड़ी कुछ लोकलाइज्ड बातें, मजा आ जाता था सुन के वो आप। अब क्या होता है, हमारी निराशा एज अ रिसर्चर फील्ड स्टडी में ये होती है मोबाइल सब पता है पहले कि जो से। चाहे आप बोल रहे हैं वो भी वही बात दोहरा रहा है, तो लगता है नया क्या है। तो ये चर्चा, लेकिन चर्चा का एक आधार है। अब आप देखिए, जो मुस्लिम आरक्षण की बात आपने की, मुस्लिम आरक्षण की बात प्रधानमंत्री ने हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं किया है, प्रधानमंत्री ने हिंदू ओबीसी बनाम मुस्लिम किया है। ओके, वो होता है ना कि डिवाइडेड हिंदू और यूनाइटेड मुस्लिम चाहिए अपोजिशन को। ये जो तरीका है कि हिंदू में तो आप जातिगत जनगणना 90 वर्सेस 10 करेंगे या 60 वर्सेस 40 करेंगे या 80 वर्सेस 20 करेंगे। राहुल गांधी बिल्कुल क्लोज ले गए हैं, लोहिया और कांशीराम से भी आगे, वो 90-10 की बात कर लिया। लेकिन यहां पे प्रधानमंत्री ने जब कहा कि भाई आपसे हिस्सा लेके वो अलग करेंगे, कर्नाटक में हो चुका है, आज लालू जी ने भी बयान दे दिया। तो ये चीजें अगर आप पूर्वी राज्यों में जाएं, बंगाल में जाएं जहां डेमोग्राफी एक फैक्टर है, उड़ीसा में जाए जो उससे सेंसिबल है, उससे सटा हुआ है, आप असम में चले जाएं जहां डेमोग्राफी एक फैक्टर है, आप दक्षिण के राज्य केरल में चले जाएं, कर्नाटका में चले जाएं, कोस्टल से लेकर नॉर्थ कर्नाटका में इसका असर हो रहा है, ये रेजोनेट हो रहा है। क्यों रेजोनेट हो रहा है? क्योंकि ग्राउंड पे आप बात करें ना करें, लोगों के जहन में इसकी चर्चा है, वो करते हैं। हाँ, आप अगर ये बात उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में कोर रीजन्स में करेंगे तो लोगों को लगेगा कि यार क्या जरूरत थी इसकी। ये सब ना वहां सिविलाइजेशनल कॉन्फिडेंस है, डेमोग्राफी उस तरीके से आपको हाउंड नहीं करता है, वो आपके लिए नहीं है। उसी तरीके से जो वितरण की बात है, अब देखिए बहुत सारे लोग हमें फील्ड में मिले जिन्होंने कहा कि साहब बीजेपी में बड़ा एरोगेंस आ गया है, मोदी जी हैं, सब कुछ है, लेकिन जो इनके लोग हैं उनमें एक अहंकार जैसी बात आ गई है। तो कभी कभी सोचते हैं कि एक विकल्प मिले, लेकिन राहुल गांधी की जब बातें देखते हैं तो डर लगता है। और ये खासकर आप मिडिल क्लास में देखेंगे कि भाई आप कह रहे हैं कि प्रोडक्शन पे आपका कोई सोच नहीं है, आप कैसे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, कैसे ग्रोथ बढ़ाएंगे। हाँ, आप कमाओ लेकिन अब वितरण हम जरूर कर देंगे। तो ये नैरेटिव में आ रहा है। ये खासकर आप देखिए कि जो व्यापारी वर्ग है, जो जीएसटी के टाइम से नोटबंदी, एक तबका था जो बीजेपी की तरफ उनका पुराना झुकाव रहा है, लेकिन थोड़ी तकलीफ भी आ रही है। ठीक है, ये एक सच्चाई है, गुजरात में जाए कहीं भी जाए। एक मिडिल क्लास है, सर्विस क्लास, जो कहता है कि साहब आप सारा फ्रीबीज दे रहे हैं, 86 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, हमारे टैक्स में रिलीफ नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी उनका एक लार्जर पर्सपेक्टिव में है कि भाई राष्ट्रहित की बात हो या जो भी बिग इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ हो, एयरपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, सड़क बढ़ रही है, बिजली ठीक है, बीजेपी में लॉ एंड ऑर्डर्स हैं, लेकिन उनमें आता है कि एक विकल्प दिखे तो। फटीग आने के बाद जैसे ही ये बातें आती हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन की, ये चीजों को लगता है कि भाई ये केओस की बात, सारे के सारे वो होता है ना, ऑल दैट इज सॉलिड शैल मेल्ट इनटू। ये जो चर्चा भी हम लोग कर रहे हैं, ये चर्चा चाय की टपरी पे, घरों के बीच में, क्लबों में या दुकान पे चौराहे पे चाट खा, तो ये सब डिस्कशन हो रहा है वहां पे? अरे खूब चर्चा होती है। हम आपसे बता रहे हैं कि ये जो ओबीसी बनाम मुस्लिम वाली जो इशू है, इसकी तो चर्चा इतनी जबरदस्त है। रीडिस्ट्रीब्यूशन वाली बात इसलिए नहीं है ज्यादा, क्योंकि देखिए लोग क्या कहा जा रहा है उससे, कौन कह रहा है उसको ज्यादा सीरियसली लेते हैं। अभी भी राहुल गांधी की हर बातों को सीरियसली नहीं है। जब प्रधानमंत्री ने उसमें एक उसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से प्रस्तुत किया डाला कि साहब ये क्या करने वाले हैं कि आपके हिस्से से, हिंदू ओबीसी के हिस्से से मुसलमानों को देने वाले हैं। तो वो जो नैरेटिव है ना कि आपको हिंदू तो डिवाइडेड चाहिए, मुसलमान यूनाइटेड चाहिए, आप कहिए कि हम पिछड़े मुसलमानों को देंगे, वो तो ऑलरेडी है ओबीसी में, अलग से उनको देने की जो बात कयास आती है, खूब इस पे चर्चा होता है। हाँ, कुछ कुछ राज्यों में कम है, लेकिन पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में बहुत जबरदस्त। ऑलरेडी उनको मिल रहा आरक्षण, अब नया क्या आप देने वाले हैं, ये क्वेश्चन है। नया है कि मुस्लिम अपर कास्ट भी ओबीसी बन सकते हैं। मतलब पहले तो उनको मिल ही रहा था, अब नई बात क्या कर रहे हो आप कि हम देंगे, इसका मतलब आप सैयद और शेख को भी देना चाहते हैं। बिल्कुल वही है ना कि डिवाइडेड हिंदू यूनाइटेड मुस्लिम। ओके, कार्तिकेय, ये वाला सवाल आपसे भी कि बिग नैरेटिव्स ग्राउंड पे कैसे प्ले हो रहे हैं। इससे पहले एक लाइन में मुझे खाली उड़ीसा नहीं बताया आपने, इतना बड़ा स्टेट है, वहां पे कुछ खेल होने वाला सुना, ऐसा एक लाइन बताइए, फिर बड़ा बताइए।
नीरज जी, उड़ीसा की मीडिया रिपोर्ट्स और ग्राउंड रिपोर्ट्स बहुत अलग हैं। हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स में जो सुन रहे हैं नेशनल चैनल्स पे कि बीजेपी एक्सपैंड करेगी, काफी अच्छा लेकर आएगी, मैंने जो फील्ड से पता किया है वो ये है कि अनलेस कोई टैसिट अंडरस्टैंडिंग हो बीजेडी और बीजेपी की जिसके बारे में वोटर्स को ना पता हो, बीजेपी रिटेन करेगी, यही बीजेपी के लिए एक अच्छी अचीवमेंट होगी। बट अगर कोई टैसिट अंडरस्टैंडिंग हो जाती है बीजेडी बीजेपी की जिसका हमें आइडिया नहीं है, तो ऐसे में बीजेपी एक्सपैंड भी कर सकती है। जैसे पुरी का एक एग्जाम्पल हमारे सामने है, बट कई सीटें ऐसी हैं जहां बीजेडी ने कैंडिडेट्स ठीक ठाक भी दिए हैं, तो वहां पे बीजेपी का मुझे लगता है रिटेन करने का एक चांस है। एक्सपैंड करने का चांस विल डिपेंड कि वहां पे अंडरस्टैंडिंग होती है बीजेडी से या नहीं। आपने जो नैरेटिव्स की बात की तो सज्जन में बिल्कुल सही कह रहे हैं, नैरेटिव जमीन पे जा रहे हैं। इस बार जो मुझे चीज लग रही है कि यूजुअली हम कांग्रेस को देखते थे, वो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट नैरेटिव्स देती थी कि संविधान बचाना है, ये खतरे में है, वो खतरे में है, वो लोगों को समझ में नहीं आता था। तो अगर बीजेपी का नैरेटिव जा रहा है जमीन पे कि ये जो अभी रिजर्वेशन की बात हो रही थी, तो कांग्रेस, ये बीजेपी का जो नैरेटिव आया वो इन रिस्पॉन्स आया, क्योंकि कांग्रेस का जो नैरेटिव था, इंडिया का नैरेटिव था कि संविधान बदल जाएगा, आरक्षण चला जाएगा, ये काफी तूल पकड़ रहा था। दूसरी बात, एक जो जनमानस में चीज है कि जो ये एरोगेंस वाली बात कर रहे हैं, जो एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, और एक और बात जो जमीन पे गई है, जो मैंने एटलीस्ट फील्ड में समझी लोगों से जब मैं फील्ड पे था, वो ये थी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मतलब नहीं है, मोदी जी से मतलब है। और एक और नैरेटिव जो जमीन पे था कि ये जो ईडी, सीबीआई और वॉशिंग मशीन का कॉन्सेप्ट है कि बीजेपी ने बहुत सारे ऐसे लोग ले लिए हैं जो पहले उनको जिन्हें ये करप्ट कहते थे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये चीजें मैटर कर रही हैं कुछ सेक्शंस में, लेकिन वहीं कहीं ऐसे भी एरियाज हैं जहां इलेक्शन इन लार्जर नैरेटिव से ड्राइव ना होकर बहुत लोकलाइज नैरेटिव से ड्राइव हो रहा है। अब उसमें आप राजस्थान की सीट्स ले लीजिए, हरियाणा की सीट्स ले लीजिए, तो वहां पर जहां जहां लोकलाइज हो जाएगा वहां पे कॉन्टेस्ट शायद हमको बेहतर देखने को मिलेगा। जी विनय, आप कुछ जोड़ना चाह रही थी, बताइए। जी, मैं बताना चाह रही थी कि कम से कम 4 ऐसे मुद्दे हैं जो हमको जमीनी तौर पे सुनाई दिए महाराष्ट्र में, जितना हम घूमे हैं उतना। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज को लेकर लोगों में काफी चर्चाएं हुई, तो मुस्लिम आरक्षण को लेकर इतनी चर्चाएं हमको महाराष्ट्र में नहीं सुनाई दी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो या जीएसटी हो, ये मुद्दे काफी गहमा गहमी के मुद्दे हैं। हर तरफ हमको इन मुद्दों पे डिस्कशन दिखाई दिया। तीसरी बात जो सुनाई दी वो किसानों के बारे में, कुछ असंतोष किसानों से भी उभर के आया, और इसी के चलते हम देखते हैं कि कुछ ही दिनों पहले विशेषता जो प्याज का एक्सपोर्ट है उस पे जो रोक लगाई गई थी वो उठाई गई केंद्र सरकार से। उसको महाराष्ट्र में बार बार बताया गया भाजपा की तरफ से कि कैसे इस वजह से किसानों को खुशी होगी, तो वो भी एक मुद्दा था जिसके चलते काफी रोष था। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो काफी जगहों पे महाराष्ट्र में सुनाई दिया वो था पानी का मुद्दा। पानी की किल्लत, ये जो इशू है ये बार बार उभर के आया, काफी जगहों पे उभर के आया, मराठवाड़ा में उभर के आया, विदर्भ में उभर के आया, और इस पर लोगों की काफी तीखी प्रतिक्रियाएं भी हमने सुनी। तो मुस्लिम आरक्षण इतना स्ट्रांगली नहीं, लेकिन ये 4 मुद्दे महाराष्ट्र में बार बार हमको अलग अलग तरीकों से सुनाई दिए। अगर हम देखें, नांदेड़ जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे दलितों का जो प्रमाण है वो काफी ज्यादा है, तो उसके नजर रखते हुए जो अलग अलग स्टेटमेंट्स हुए जिनको लेकर मविया की तरफ से विशेषता ये कहा गया कि अब मोदी जी कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखी है वो अब बदली जाएगी। तो इसका काफी एक इमोशनल मुद्दा करने की कोशिश ऑपोजिशन से हुई, और इस तरीके के डिस्कशंस हमको काफी जगह पे सुनाई दिए। ओके, तो ये सब चीजें नैरेटिव्स नीचे की तरफ गए हैं और डिस्कशन में है। एक मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है, लौट के तुरंत आते हैं, फिर सीरीज के पास चलेंगे, मुद्दों को समझेंगे, और इसके बाद फिर एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है आपके लिए और कार्तिकेय के लिए, ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका चुनाव अड्डा में, और हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि 3 फेज के बाद माहौल क्या दिख रहा है। शिरीष भाई, ये क्या माहौल है? मैंने हम लोगों ने डिटेल तो समझ लिया ग्राउंड पे क्या है, लेकिन अभी जो बड़े बड़े इश्यूज पे चर्चा हो रही है,
जो अभी हम लोग बाकी लोगों से भी चर्चा कर रहे थे, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दो मिला के काफ़ी बड़ा एरिया आप कवर करते हो, वैसे भी आप संपर्क में रहते हैं देश भर में, क्या माहौल दिख रहा है आपको? देखिए नीरज, बात करें तो कांग्रेस ना यहाँ पर कोई नैरेटिव सेट नहीं कर पाई। देखिए दोनों राज्यों में जो उनके नेता हैं वो अपने अपने गढ़ में फंस गए। भूपेश बघेल यहाँ पर एक बड़े नेता थे, वो राजनांदगांव में फंस गए, और दूसरे बड़े नेता थे टीएस सिंहदेव, उन्होंने अपने आप को सरगुजा तक ही कन्फाइंड रखा। मध्य प्रदेश की बात करें तो कमलनाथ जी का जो फोकस था वो अपने बेटे को जिताने पर था, और दिग्विजय सिंह खुद राजगढ़ में फंस गए। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दोनों में कांग्रेस वो स्थिति में नहीं रही कि वो कुछ मुद्दे खड़े कर पाती। एक थोड़ा बहुत मुद्दा था जो 1 लाख रुपए देने वाला कांग्रेस का, वो थोड़ा कहीं कहीं सुनाई पड़ा, पर उसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई पड़ रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इन राज्यों में महिलाओं को जो पैसा दिया, चाहे मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे छत्तीसगढ़ में उनके नारी बंधन हो, इससे क्या है एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला। और रही बात जो मुस्लिम आरक्षण की बात भारतीय जनता पार्टी करी, छत्तीसगढ़ में मुस्लिम नगण्य आबादी है, उसका कहीं कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है कि किसी सीट को प्रभावित कर सके, चाहे बिलासपुर की बात हो, चाहे रायपुर की, चाहे कांकेर की, जहां थोड़ी बहुत मुस्लिम आबादी दिखती है। पर मध्य प्रदेश में क्या है कि जो मालवा इलाका है और महाकौशल का कुछ इलाका ऐसा है जहां पर मुस्लिम आबादी का प्रभाव है, वहां जरूर उसका प्रभाव हो सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो मध्य प्रदेश है, आप यदि पुराने समय की बात करें जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, या फिर जनसंघ के जमाने की बात करें, तो जो भारतीय जनता पार्टी है, जो जनसंघ रहा है, उसके जो बेस स्टेट रहे हैं वो मध्य प्रदेश, जिस अविभाजित मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और हिमाचल रहे हैं। बाकी राज्यों में उसका एक्सपांशन बाद में हुआ। इसका मतलब ये है कि इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हैं वो इतनी मजबूत हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कुछ सीटों को इतना मजबूत कर लिया कि कांग्रेस वहां पे कांग्रेस का कोई मुद्दा ठहरता नहीं है, जिसमें एक इंदौर भी एक सीट है, भोपाल एक सीट है जो कांग्रेस बरसों से नहीं जीती है, जबलपुर एक सीट है जो लास्ट कांग्रेस 91 में जीती थी। इतना लंबा गैप हो चुका है। इसका मतलब कि वहां पर कांग्रेस का जो संगठन है, जो एक और हमारे साथी बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतनी मजबूती से काम करता है कि उनके सारे जो विवाद होते हैं वो चुनाव में आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं। मुद्दे कांग्रेस स्टैंड नहीं कर पा रही। कहीं कहीं महंगाई की बात होती है, कहीं कहीं बेरोजगारी की बात होती है, लोग बात करते हैं, लेकिन उस पर हिंदुत्व इतना तेजी से हावी हो जाता है कि वो मुद्दे आपको सुनाई नहीं पड़ते, वो नीचे चले जाते हैं वो मुद्दे। और कांग्रेस चूंकि इन तीनों राज्यों में भी चुनाव हारी है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत डिमोरलाइज है। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जैसे भूपेश बघेल ने लगातार मना किया कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, पार्टी ने उनको चुनाव में उतार दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि वो पूरे स्टेट में घूमकर प्रचार करें और वो कांग्रेस को मजबूती दें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और उनके जो प्रदेश अध्यक्ष दोनों स्टेट में, वो उतने प्रभावी नहीं है। दिग्विजय सिंह एक प्रभावी व्यक्ति हो सकते थे, लेकिन वो खुद अपने चुनाव में फंस गए। अब ऐसी स्थिति में उनको अपनी प्रतिष्ठा बचाने की लगी हुई है, और दोनों राज्यों में जो जिनके ऊपर दांव था या जिनके ऊपर पूरे कंधे पे जिम्मेदारी थी, वो खुद ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं कि उनका खुद का निकलना वहां मुश्किल है। तो जो मुद्दे की बात है, कुछ लोग तो करते हैं बात, जैसे कि जो महाराष्ट्र में बात आई कि जीएसटी की बात कर रहे हैं, व्यापारी वर्ग थोड़ा परेशान है, मध्यम वर्गीय परेशान है, तो वो मुद्दे उठते हैं, लेकिन वो इतने नगण्य हैं कि वो बाकी मुद्दों पर हिंदुत्व के नीचे सारे मुद्दे दब जाते हैं। ओके, तो ये है उस इलाके का। मैंने कहा था कि बस जैसे सज्जन जी, और मुझे ये बताओ, जैसे हर बार चुनाव में होता है कि यार ये बातें तो चल रही हैं, लेकिन अंत में आदमी वोट जाके बीजेपी को दे आता है। ये क्रक्स अभी बरकरार है कि इसमें भी दरार दिख रही है? देखिए, चर्चाएं तो बहुत होती क्लब में बैठ के, अरे भाई इन्होंने कुछ नहीं किया, सब कुछ बढ़िया, लेकिन अंत में जाके वोट उधर दे आते हैं। देखिए, पिछले 15 साल का जो अनुभव है, पूर्वोत्तर राज्यों से लेके दीप साउथ तक आप चले जाएं, एक चीज है, जब आप लोगों से बात करने जाते हैं ना, तो आप एक्सपर्ट की तरह अगर आप जाएंगे तो बड़ी बचकानी कर रहे हैं। लोग इलेक्शन को एक गेम की तरह देखते हैं, उसे पता है उसे कहां वोट करना है, लेकिन वो सीधा आपको बताने बोलेगा नहीं, वो चाहता है ये गेम की तरह करो ना, थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग। अब जैसे हम आपको एक एग्जांपल डाइवर्ट करके देते हैं। हिमाचल इलेक्शन था 2023 का, 2000 ये गुजरात और हिमाचल 22 का, हाँ 22 का। अब हर सीट पे हिमाचल हम लोग 2012 से वहां की 68 आउट ऑफ 68 सीट हम लोग करते आ रहे हैं। हर सीट पे जाए कि भाई क्या होगा, आपको पता है या तो कांग्रेस होगा या बीजेपी होगा, लेकिन बोला नहीं, इस बार तो कहना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इस बार झाड़ू का भी एक चक्कर है।
ठीक है, पंजाब में जीती है, यहां भी कुछ हो सकता है। फाइनली आप पूछे कि आप किसको देंगे, नहीं हम तो पुराने कांग्रेसी हैं, हम तो पुराने भाजपा। तो होता यह है ना कि लोगों को इलेक्शन एक गेम की तरह दिखता है ये, और ये भारतीय लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरती है कि आप जाएं तो लोग बड़ा इसको इंटरटेनिंग वे में लेते हैं और बहुत ही पॉजिटिव वे में इसको एक चर्चा का माध्यम मानते हैं। और डेमोक्रेसी तो डेलिब्रेशन का एक माध्यम है, चुनाव उसका एक अकेजन हो जाता है। अभी कंफ्यूज्ड वोटर या फेंस सीटर वोटर की संख्या धीरे धीरे भारतीय लोकतंत्र में घटती जा रही है। लोगों में क्लैरिटी पहले से रहती है किसे वोट देना है नहीं देना है। आप देखिए जब आप जाएंगे यूपी बिहार में तो तमाम यादव आपसे बोलेंगे कि साहब हमने क्या सपा का या आरजेडी का कसम खा रखा है, हमें तो जो अच्छा काम करेगा वो, उस आलोचना को आप कतई ये ना समझे कि वो बीजेपी को वोट करने वाले हैं। और तमाम आपको मिडिल क्लास या गैर यादव पिछड़ा बोलेगा कि साहब ये महंगाई बढ़ गई है, सब कुछ है, ऐसे थोड़े ना होता है, हमें तो जो अच्छा काम करे, बच्चों को जो शिक्षा दे उसे देंगे। उसे अगर आपने ये मान लिया कि वो बीजेपी के खिलाफ वोट दे रहा है तो फिर ये भी बचका नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। तो जो नैरेटिव लोगों के बीच से आता है उस नैरेटिव में मान के चलिए कि लोग आपसे बहुत ही, वो कहते हैं ना, एक भूमिका बांधना चाहते हैं और भी चीजों पे चर्चा करना चाहते हैं। उनका एक डायरेक्शनल क्लैरिटी पहले से रहता है। अच्छा, जैसे ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि हम लोग मीडिया लोगों को या आप लोग रिसर्च वालों को बहुत दिक्कत होती है। अगर ग्राउंड पे आप गए तो लोग बूम माइक देख के समझ जाते हैं कि इसमें कैसे बात करना है ना, या उनको समझ में आ गया चाहिए रिसर्च एजेंसी है तो इससे कैसे बात करनी है। आप सही करो, थोड़ी देर तक टहलाएंगे, गेम खेलेंगे, आपको वही काबिलियत होती है माइंड रीडिंग की। इसलिए ये सवाल मैंने कहा था ट्रिकी क्वेश्चन है। बताइए भाई कार्तिकेय जी। नीरज जी, इसमें एक चीज और जोड़ूंगा जो सज्जन भाई ने कहा, वोटर्स यूजुअली मन बना लेते हैं और फिर जब आप फील्ड पे जाते हैं ना, वो आपको अपनी चॉइस का जस्टिफिकेशन देते हैं। मतलब एक वोटर ने अगर कांग्रेस का मन बनाया हुआ है, एक ने बीजेपी का, वो सेम मुद्दे पर आपको दो जवाब देंगे। कोई बोलेगा महंगाई, बहुत महंगाई है, हाँ बीजेपी ने खराब कर दिया। बीजेपी का वोटर बोलेगा तो महंगाई है तो क्या हुआ, अमेरिका में ज्यादा महंगाई है। तो बेसिकली आप पहले अपना मन बना लेते हैं मोटा मोटी, और ये जो लास्ट मिनट वोटर है उसकी संख्या जो घट रही है, ये बात भी सही है कुछ हद तक। बट लोग जब मन बना लेते हैं तो उसके बाद आप जाके फील्ड में पता करें, वो जस्टिफिकेशन दे। लेकिन अब क्वेश्चन ये है वो किस मुद्दे पे मन बना रहे हैं। क्या ये आइडियोलॉजिकल मुद्दा है जैसे कि बीजेपी का मुद्दा है, या सही में उनको अब लग रहा है कि मोदी जी ठीक है यार, मेरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुझे बदलना है। अब ये समझना मुझे लगता है अहम है। जैसे छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में सबको लगा कांग्रेस आ रही है तो लोगों ने अपने अपने एमएलए के स्तर पे निपटाना शुरू कर दिया कि चलो बघेल जी तो वापस आ ही रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी ये एक सीट हार भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो ये सेंटिमेंट भी पढ़ना जरूरी है कि वोटर किस मुद्दे पर अपना मन बना रहे हैं। अगर वो मोदी जी को गिवन मान रहे हैं कि ये तो आएंगे ही, तो वोटर फिर एमपी में मन बनाएंगे, और फिर एमपी में मन बना के फिर वो वोट कैसे देंगे, वो परफॉर्मेंस पे दे सकते हैं। लेकिन अगर वोटर को सही में लग रहा है कि मेरे वोट से मोदी जी के इलेक्शन में फर्क पड़ रहा है और वो मोदी जी को चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर देखना, तो आप उनसे कोई भी मुद्दा उठा लीजिए, जस्टिफिकेशन मिल जाएगा आपको उसका। तो इसलिए बैटल ऑफ नैरेटिव्स है। और जहां तक बात है कि मुद्दा कांग्रेस ने नहीं बनाया किसी राज्य में व्यापी, मुझे लगता है कि ये एक स्ट्रैटेजी मुझे लगी इस बार, जिसमें मैं पहले से कह रहा था कि कांग्रेस को नॉर्दर्न पट्टी में खासकर बहुत लोकलाइज्ड फेसेस पे इलेक्शन लड़ना होगा। अब वो कितना अच्छा लड़ा है कितना बुरा लड़ा है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन लगता तो यही है कि उन्होंने यही स्ट्रैटेजी अपनाई है, क्योंकि उनका नॉर्थ में नेशनल लीडरशिप के लेवल पे और सिंबल के लेवल पे कमजोरी है, तो कैंडिडेट स्तर पे वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाएं। बट ये मेरा सवाल है, आपके जवाब है आपके ट्रिकी सवाल को। लेकिन आप जो ट्रिकी सवाल पूछते हैं वो उसके सारे जवाब अगर हमारे पास होते तो हमको 7 चरण का चुनाव करने की आवश्यकता ही ना होती। अरे गजब कर रहे हैं यार। मैं कार्तिकेय जी को इसीलिए बुलाता हूँ कि कार्तिकेय जी बिल्कुल ग्राउंड में मन पढ़ के आए हैं और एकदम सामने रख देंगे हमारे दर्शकों के लिए खोल के एकदम। नहीं, लेकिन नीरज जी ये बात सत्य है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, बट बीजेपी का जो बेट है वो यही है कि मोदी फेस इसको कॉम्पनसेट कर जाएगा। अब कई जगहों पे वो चलेगा और कई जगहों पे वो नहीं चलेगा। और ओके, अच्छा एक बहुत दिलचस्प बहुत इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बताता हूँ। संगठन की महत्ता क्या है देखिए आप, या आदमी जब लार्जर देन लाइफ होता है। अभी रायबरेली से राहुल गांधी जी ने पर्चा भरा, मैं अभी भी दावे के साथ कह सकता हूँ 99% लोगों को नहीं पता होगा रायबरेली के कांग्रेस जिला अध्यक्ष कौन है। मुझको भी नहीं पता था।
मैंने फ़ोन करके पूछा आजकल कौन है, तो बताया कोई पंकज तिवारी जी हैं। ये स्थिति है वहाँ पे संगठन की। फिर भी सोनिया जी लगातार जीतते आ रही हैं, क्योंकि आपका एक कनेक्ट वहाँ से बनता है। लेकिन ये कई बार धोखा देता है अमेठी में जैसे, वहाँ अभी वहाँ मुझे नहीं पता वहाँ का जिलाध्यक्ष कौन है कांग्रेस का। लेकिन ये जो संगठन की महत्ता आप लोग बता रहे थे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको किसी भी दल को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और संगठन कितना इंटैक्ट है आपका, उससे कनेक्ट कितना लीडरशिप का टॉप का, वो बहुत मैटर करता है। तो इसमें एक और छोटी सी बात। हाँ, आप सुबह 8 बजे से डोर टू डोर कनेक्ट करना चाहते हैं, 11 बजे उठ के आपकी चाय, इसमें भी आप देखिए विपक्ष और कि संगठन क्या है आपका, ये सारी चीजें इसमें बहुत समय एकदम कम है, 30-30 सेकंड। अंडर करंट और वेव ऊपर दिखती है, अंडर करंट नीचे चलती, कुछ दिख रहा है, ये दोनों नदारत है। नहीं देखिए, इनकम्बेंट के फेवर में वेव नहीं होता है, वो डिफॉल्ट होता है, इस कारण से आपको वो शोर नहीं दिख रहा है। लेकिन सवाल है, नेहरू जी के बाद पहली बार हो रहा है कि कोई सरकार मतलब इतना तो है कि बॉटम लाइन क्रॉस कर रही है। आप वर्स्ट टू वर्स्ट भी दें तो तीसरी बार आ रही है, 1962 के बाद है, तो आपको दिख नहीं रहा है, तो निश्चित तौर पे ये इनकम्बेंट के फेवर में ही है। वो शोर नहीं है, वो चिंता नहीं है। वेव टाइप और ऑपोजिशन 2 सीट अगर राजस्थान में जीत जाएगा, तो बीजेपी हार रही है, कांग्रेस जीत रही है, तो पैरामीटर बड़ा छोटा है। कार्तिकेय सिर्फ 15 सेकंड, ज्यादा मत लेना। वेव या अंडर करंट, कुछ दिख रही है, दोनों नदारत है। वो मैं बात से अग्री करता हूँ। जब आप किसी चीज के यूज टू हो जाते हैं तो उसको विजिबल गिमिक ही लगता है बार बार उसका इवेंट बनाना। लेकिन इसका मतलब क्या बीजेपी 350 320 ये हम नहीं कह सकते, बट कंफर्टेबल 72 के आसपास क्रॉस करती हुई दिख रही है। अब मतलब लास्ट आंकड़े जो आए थे उनके आधार पे तो मैं कहूंगा हाँ, लेकिन क्या बिल्कुल वन साइडेड इंडिया अलायंस के लिए कोई भी चांस नहीं है? ये ऐसी बात भी नहीं है। जहां अच्छा चुनाव लड़ोगे, जहां जैसे एक आखिरी बात आपने कहा संगठन, बीजेपी की पार्टी का संगठन होता है, कांग्रेस में कैंडिडेट का संगठन होता है। तो जहां पे कैंडिडेट संगठन बना के ठीक से लड़ जाएगा, वहां पे लोकल मुद्दे और कैंडिडेट के फेस पर इंडिया अलायंस की कुछ सीटें निकल सकती हैं। तो मुझे लगता है मैं फिर बॉटम लाइन, कांग्रेस इस बार अपना 19 का आंकड़ा पार करेगी, ये मैं कह सकता हूं। ओके सीरीज 10 सेकंड, क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है ऊपर से? ये बहुत मेहनत करनी पड़ रही पढ़ने में। 10 सेकंड जवाब चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का मुझे लगता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वैसा ही परफॉर्मेंस रहने वाला, कांग्रेस में कोई सुधार नहीं आने वाला। और मुझे लगता है कि कांग्रेस 50 से ज्यादा सीटें पूरे देश में नहीं ला पाई। यार आप नंबर बोलना मत खाना। इनका एक परिचय ये है कि ही वॉज द ओनली मैन इन द कंट्री जिसने प्रिडिक्ट किया था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा इसी चुनाव में, और वो हुआ था। तो इसलिए आप नंबर बोलते हो ना, मैं दोबारा को बात करूंगा। जो आप ये 50 बता रहे हो और छत्तीसगढ़ दोनों में बता रहे हो ना, इसको मैं अंडर वॉच रखूंगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जुड़ने का हमारे लिए। अंडर करंट समझने की कोशिश हमने की कि क्या माहौल बन रहा है तीसरे चरण के बाद। अभी 4 चरण और बाकी हैं, और यहाँ से लेकर 4 जून तक लगातार चर्चाएँ होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।